नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर वही मुद्दा सामने आया है जो 2 साल पहले उठा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिंचिंग इंटॉलरेंस की। लेकिन इस बार यह मुद्दा किसी पार्टी ने नहीं उठाया। इस बार यह मुद्दा किसी विपक्षी पार्टी का नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाया है। और इंडस्ट्रियलिस्ट भी छोटे मोटे नहीं हैं, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और जो भारत के ये पूरे बड़े बाजार में, ऑटो बाजार में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनका बड़ा कारोबार है, लेकिन उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती है। उन्हें हमेशा से देश के प्रति एक समर्पित बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता था। बात कर रहे हैं राहुल बजाज की। राहुल बजाज ने जो प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न हैं किसके? राहुल बजाज ने जिस तरह की बातें की है वो बातें किसकी ओर से आई है? इस बीच तो ये बातें दब सी गई थी। अचानक राहुल बजाज ने एक सवाल खड़ा किया कि इस देश में डर का माहौल है और उस डर के माहौल को प्रदर्शित करने वाले लोगों की कमी है। लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, यानी सामान्य आलोचक की बात तो छोड़ दें, यहां तक उद्योगपति भी अपनी बात को रखने के लिए साहस नहीं दिखा पाते हैं। आखिर राहुल बजाज ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिर उनके अंदर यह साहस कहां से आया है? ये इतने साहसी व्यक्ति, इतने साहसी इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने आसपास के सारे उद्योगपतियों को डरा हुआ बता रहे हैं, उनके अंदर ये हिम्मत कहां से आई? वो साहस कहां से दिखा पाए वो? आखिरकार उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं जिसके आधार पर वो अमित शाह के सामने ऐसी बातें करने की जरूरत भी किए और ये भी कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं? तो राहुल साहब के इस पूरे बयान और उनकी जो स्टेटमेंट है, उनकी हिम्मत है, इस हिम्मत की बात अगर करना शुरू करें तो पहले आपको यह देखना होगा कि यह सारा प्रकरण, ये जो मुद्दा चल रहा था इंटॉलरेंस और लिंचिंग का, यह मुद्दा उठा भी और खत्म भी हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? अगर 2019 के चुनाव से पहले की बात करें तो यह बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मुद्दा था। मोदी सरकार के आने के बाद, यानी 2014 के बाद से एक मुहिम चला। ऐसा मुहिम चला कि देश में एक ऐसा माहौल बन गया है जिससे कि लोग डरे हुए महसूस कर रहे हैं। लोगों के अंदर इस बात का डर है कि अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं तो वो सरकार हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। लंबे समय तक विवाद चलता रहा, राजनीति इस पे होती रही और राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं वो इसको मुद्दा बना बना के हर चुनाव में पराजित होती रही। उसके बाद लगातार चुनाव हुए, राज्यों में चुनाव हुए, राज्यों में भी इस मुद्दे का कोई असर नहीं हुआ। फिर आया 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और चुनाव में यह बड़ा मुद्दा था। मोदी सरकार के विरोध में एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो कहा जा सकता है वो देश के माहौल को लेके था, देश के वातावरण को लेके था कि इस देश में किसे रहना चाहिए, किसे नहीं रहना चाहिए, कौन सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है। इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था और आखिरकार कांग्रेस को उस मुद्दे को भुनाने में तकलीफ हुई। वो मुद्दा कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ और फिर कांग्रेस पिछले प्रदर्शनों से भी खराब प्रदर्शन करती नजर आई। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि राहुल गांधी खुद ही अपने गढ़ से हार गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई, बद से भी बदतर होती चली गई और दूसरे राज्यों की तो बात छोड़ दें। आखिरकार कांग्रेस ने यह समझ लिया कि यह मुद्दा चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को यह पसंद नहीं आया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और अगर चुनाव की बात करें तो 2014-2019 के चुनावों में सबसे बड़ा अंतर यही था कि मोदी सरकार फिर से वापस आई और वापस आने में जो उसका वोट बैंक और सीट दोनों में बढ़ोतरी हुई, यानी लोगों ने पहले से ज्यादा स्वीकार किया। और इस बीच जितने मुद्दे चल रहे थे वो भी देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा, लिंचिंग, इन मुद्दों को लोगों ने नकार दिया। कांग्रेस को यह समझ में आ गया और यह बात समझने के बाद कांग्रेस बैकफुट पे आ गई, पीछे हट गई और इसने फिर से यह मुद्दा उठाना छोड़ दिया। लेकिन इस बीच फिर से एक बार यह बात सामने आई और यह बात सामने राहुल बजाज के माध्यम से, राहुल बजाज ने इस मुद्दे को उठाया। अब जब राहुल बजाज ने यह मुद्दा उठाया है तो कुछ उनके बारे में भी जान लें, क्योंकि राहुल बजाज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
आज मीडिया में उनकी चर्चाएं हो रही है, उनके साहस की चर्चाएं हो रही है और यह भी बताया जा रहा है कि राहुल बजाज ने कैसे अपने बिजनेसमैन परिवार से विरासत में मिले हुए बिजनेस को, व्यवसाय को और तेजी से आगे बढ़ाया, उसे आगे की तरफ लेते जाते हुए आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाए। और यही नहीं, उन्होंने जिस तरह से अब इस दौर में, जैसे बताया जा रहा है कि अभी आर्थिक मंदिर का दौर चल रहा है, व्यवसाय है जो थोड़े कमजोर से हो गए हैं, उस समय भी राहुल बजाज ने अपने बिजनेस को समेटे रखा। यानी कि उनके साहस के चर्चे हर जगह हैं और इस साहस की बात भी की जा रही है। लेकिन इससे पहले कि राहुल बजाज के इस बयान के बारे में कुछ कहा जाए, राहुल बजाज के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। बजाज परिवार हमेशा से ही कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। इनके दादाजी यमुनालाल बजाज ये भी गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, गांधीवादी थे और गांधी के आंदोलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने काफ़ी पैसे दिए थे कांग्रेस को। लेकिन उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस समय कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाली एक पार्टी थी। आज़ादी मिली और उसके बाद कांग्रेस वही रह गई। लेकिन कांग्रेस से व्यवसायियों का जो संबंध था वो खत्म नहीं हुआ। लाइसेंसिंग राज आए और उन व्यवसायियों से पैसा मिलता रहा कांग्रेस को। राहुल गांधी लगातार इस बात को मंच पर उठाते हैं कि बीजेपी की सरकार, जो अभी वर्तमान की सरकार है, वो अडानी अंबानी द्वारा चलाई जा रही है। यानी व्यवसायियों के लिए बीजेपी काम करती है और हम किसानों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं। लेकिन लगातार आप राहुल गांधी के भाषणों को सुनिए, कांग्रेस के नेताओं के भाषण को सुनिए, वो अडानी और अंबानी की चर्चा तो करते हैं, लेकिन बजाज, डालमिया, टाटा जैसे लोगों की चर्चा नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ये लोग पहले से ही हमारे साथ रहे हैं और ये जो बिजनेस पर, जो भारत के उद्योगों पर कब्जा करने वाले कुछ परिवार थे, जो व्यावसायिक परिवार थे, उनके ऊपर इनकी नजर नहीं जाती है, बल्कि उन लोगों के ऊपर नजर जाती है जो पिछले 20-25 सालों से इन लोगों का जो चक्र बनाया हुआ था, उस चक्रव्यूह को भेदने का काम किया है। इन लोगों ने उस चक्रव्यूह को भेद कर नए द्वार खोले हैं। ये ऐसे लोग हैं जो 25-30 सालों में इस स्तर पर पहुंचे। इन्हें लगता है कि इनको सरकार ने सहायता की है। हो सकता है सरकार के सहायता के बिना बिजनेस आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है और संभव नहीं है कि कोई सरकार अगर सहयोग न करे तो कोई बिजनेसमैन इस स्तर पर, आसमान की बुलंदियों पर इतने कम समय में चला जाए। और अडानी अंबानी भी कोई 2 साल या 5 साल में आगे नहीं बढ़े हैं। ये अगर 25-30 साल का, 40 साल का इनका सफर है तो उसमें से अधिकांश समय इन लोगों को जो सहायता मिली है वो कांग्रेस से मिली है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी हर मंच पर यह बात करते हैं। लेकिन इस बीच बजाज साहब ने जो बात कही है उसमें तो यही लगता है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की आवाज बनके ये उभरे हैं और अब ये हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनटॉलरेंस, जो लिंचिंग का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा था, वो मुद्दा अब ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लगता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का इनका सपना था वो तो पूरा हो गया। अब लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इंडस्ट्रियलिस्टों का लीडर हों, उद्योगपतियों का लीडर हों, या फिर जन भावनाओं से खेलने वाले लोग हों, जो जनता के उस भावना को उभारने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी विरोधी खेमे में है और जो कांग्रेस और दूसरे लोग विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े हैं, उनको एक हवा देने का काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो लोग हमें सर आंखों पर बिठाएंगे और आगे कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हमें इससे ज्यादा जो अभी मिल रहा है, इससे कई गुना ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े राहुल बजाज इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि कोई विपक्षी पार्टी करती है। वो अगर अर्थव्यवस्था पर कुछ बोलते हैं, और जैसा कि उन्होंने बोला भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं कि सरकार की पॉलिसी में ये कमियां हैं, सरकार को उसमें सुधार करनी चाहिए, तो ये बड़ी बात नहीं है। एक उद्योगपति का कंसर्न इस बात को लेकर होना चाहिए और होता भी है कि भाई सरकार की जो पॉलिसी है उससे उद्योग व्यवस्था कमजोर हो रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही है। और उसके लिए फिक्की जैसी संस्थाएं भी है, कुछ ऐसे मंच भी हैं, उन मंचों के माध्यम से भी ये बातें उठाई जा सकती है, उठाई जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की आलोचना करना
सबका अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है। सरकार आलोचना से परे नहीं होनी चाहिए। जब तक सरकार के विरोध में विपक्ष की पार्टियां मजबूत नहीं होती है, तब तक जनता को भी सरकार के आलोचक की मुद्रा में आनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी आलोचना से देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, ये एक ऐसे नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जाती है जिससे कि सामान्य लोग, जिसको अंदर डर नहीं है, जो परेशान नहीं है, वो भी इन लोगों की बातें सोच सोच के, सुन सुन के डर और ऐसे माहौल में जीना शुरू कर दे जिसको ये कह सकते हैं कि एक अराजकता की स्थिति पैदा होने वाली हो जाए, तो ऐसे लोगों को तो माफ नहीं किया जा सकता। और राहुल बजाज राहुल गांधी की बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरह से राहुल और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस भाषा का इस्तेमाल किया था, आज राहुल बजाज भी उसी तरह की भूमिका में आ गए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।